Hello students, welcome to history class 12th. In last video we have discussed about the social status based on birth. We have discussed about the story of Chandalas, untouchables and different people who gave view about Chandala's life, Manusmriti and untouchables. Now that was the difference about the people रिगार्डिंग देयर बर्थ, मतलब जिस कम्युनिटी में पैदा होते थे उस कम्युनिटी में क्या कुछ उनको चेंजेस देखने पड़ते थे, मतलब दूसरे लोगों से वो किस तरह से अलग थे, ये हमने देखा। अब है बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो बर्थ के बाद रिसोर्सेज एंड स्टेटस के ऊपर किस बंदे का अधिकार होता था। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, यू विल रियलाइज दैट लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, हंटर, फिश फोक, पेस्टरलिस्ट, पीजेंट्स, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट एंड किंग एमर्ज एज सोशल एक्टर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंटिनेंट। मतलब इंडिया में इस तरह के लोग जो थे वो अलग अलग भागों में देखने को सामने आए। ये जो लोग थे ये कौन थे? ये हमारी सोसाइटी के मेन पिलर्स थे, मतलब जो सोसाइटी को बनाते थे। देयर सोशल पोजीशन वर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब राजा कैसा होगा, पेस्टोलिस्ट, पीजेंट्स की पोजीशन कैसी होगी, कौन डिसाइड करता था? उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, कितने अमीर हैं। हेयर वी विल एग्जामिन द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस। मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में रिसोर्सेज के ऊपर किसका अधिकार था, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। जेंडर्ड मतलब मेल और फीमेल की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या अधिकार था। तो फिर दोबारा हम महाभारत का एक इंसिडेंट लेते हैं, एपिसोड एक महाभारत का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉन्ग ट्रांग राइवलरी बिटवीन द क्षत्रियास एंड कौरवास एंड पांडवास, बहुत टाइम से चल रहा था, इनके बीच में एक कंपटीशन चल रहा था। दुर्योधना इनवाइटेड युधिष्ठिर फॉर डाइस गेम। डाइस गेम के लिए इनविटेशन दिया गया। तो लेटर हु वाज डिसीव्ड बाय हिज राइवल स्टेक्ड हिज गोल्ड, एलिफेंट, चैरियट, स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, प्रॉपर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट, हिज ब्रदर्स एंड फाइनली हिमसेल्फ, एंड लॉस्ट ऑल। देन ही स्टेक्ड द कॉमन वाइफ द्रौपदी एंड लॉस्ट टू हर। देखिए, अब दुर्योधन ने इनको डाइस गेम के लिए बुलाया। डाइस गेम जो था वो मतलब किस वजह से बुलाया गया था? कौरवों और पांडवों के बीच में डाइस गेम चला। इस डाइस गेम में युधिष्ठिर एक तरफ से खेल रहे थे और दूसरी तरफ से दुर्योधन खेल रहे थे। तो युधिष्ठिर ने क्या कर दिया, स्टेक पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया गोल्ड, एलिफेंट, चैरियट, स्लेव, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, प्रॉपर्टी, उसके जो आर्मी थी, और उसके बाद धीरे धीरे अपने भाइयों को, फिर खुद, और उसके बाद द्रौपदी जो उनकी कॉमन वाइफ थी उसको भी उन्होंने स्टेक पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया। इश्यूज ऑफ ऑनरशिप foreground in stories such as this one also figure in Dharma Sutra and Dharma Shastra. According to Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally among the son after the death of parents, with special share of eldest son. Women could not claim a share of the resources. तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग भी एक स्टोरी है, मतलब एक रूल लिखे हुए हैं धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति में कि जो प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की वो उसके पुत्रों को मिलेगी उसकी डेथ के बाद। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पेरेंट्स से उनके बच्चों को जाएगी जब पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। तो जब पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी तो जो सबसे बड़ा बेटा है उसको थोड़ा ज़्यादा शेयर मिलेगा, और वुमेन जो हैं वो कभी भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती कि ये हमारी है, हमारे पिता की है या हमारे पति की है। और वुमेन को ना तो प्रॉपर्टी लेने का अधिकार था, ना ही इसको एक्सेस करने, खरीद करने का अधिकार था। वुमेन की प्रॉपर्टी क्या होती थी असल में? वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एज स्त्रीधना। स्त्रीधना यानी कि वुमेन की वेल्थ जो होती थी वो वही होती थी जो उस टाइम मैरिज के टाइम उसको मिलती थी।
इसमें क्या कुछ हो सकता है, दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। मतलब जो औरत के पास सोना होता था, कुछ गहने वगैरह होते थे, वो वुमेन की प्रॉपर्टी होती थी और वो अपने बच्चों को दे सकती थी, हस्बैंड का उसके ऊपर कोई हक नहीं होता था। एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वार्नड वुमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ऑन वैल्यूएबल विदाउट द हस्बैंड परमिशन। और इसके साथ साथ मनुस्मृति ये भी कहता है कि बिना हस्बैंड की परमिशन के वो अपनी चीजें किसी को नहीं दे सकती। तो इस तरह से मनुस्मृति में औरतों के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए थे। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक क्वीन थी, वाक्टक क्वीन, जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। वैसे तो हमने पढ़ा कि औरतों को कोई रिसोर्स लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्ता की एपिग्राफीज जो टेक्सचुअल हैं उनमें लिखा गया है कि अपर क्लास वुमेन थी और अपर क्लास वुमेन के लिए ये था कि ये रिसोर्सेज को एक्सेस, यानी कि अपने रिसोर्सेज के ऊपर इनका अधिकार हो सकता था। पिता से रिसोर्सेज की डिमांड कर सकते थे, मनी की डिमांड कंट्रोल कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि अपर क्लासेस में सिर्फ मैन कंट्रोल करने, वुमेन भी कंट्रोल कर सकती थी। और ये हम दूसरे शब्द होंगे, सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर शार्पन्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज। औरतों और मेल्स के बीच में डिफरेंस था वो शार्प इस वजह से था क्योंकि मैन के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, वुमेन के पास रिसोर्सेज की कमी थी। तो इस तरह से प्रभावती गुप्ता जो थी एक एक्सेप्शनल केस थी, उसको प्रॉपर्टी का एक्सेस भी मिला, वो रानी भी बनी अपने पिता की प्रॉपर्टी से, अपने पिता के राजपाट से। सो ये सोर्स दिया गया, हाउ कुड मैन एंड वुमेन एक्वायर्ड वेल्थ। तो फॉर मैन मनुस्मृति डिक्लेयर, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मैन कैसे मतलब पैसा इकट्ठा कर सकते थे, वेल्थ या धन इकट्ठा करते थे। 7 मीन्स थे, इनहेरिटेंस पिता से, फाइंडिंग कुछ ढूंढने से मिल जाए, परचेज खरीदने से, कॉन्क्वेस्ट यानी कि लड़ाई लड़के जीतने से, काम में इन्वेस्टमेंट करने से, काम करने से, गिफ्ट लेने से। ये तो थी एक मेल की प्रॉपर्टी, कैसे मतलब मेल कैसे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता था। और वुमेन कैसे एक्वायर कर सकती थी, वो क्या कर सकती थी, व्हाट वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर, मैरिज के टाइम में उसको जो दिया गया था ब्राइडल प्रोसेशन में वो, और टोकन ऑफ अफेक्शन जो पिता की तरफ से उसको गिफ्ट दिया गया, एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर मदर एंड फादर, शी कुड एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट एंड वट एवर हर अफेक्शनेट हस्बैंड माइट गिव हर। पिता से, माता से, ब्रदर से जो भी मिला उसको वो उसकी वेल्थ होती थी, और उसके पति द्वारा उसको जो भी गिफ्ट दिया होता था वो भी उसकी वेल्थ होती थी। ये मनुस्मृति में लिखा गया है। उसके बाद देखिए वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। पहले हमने पढ़ा वुमेन एक्सेस टू प्रॉपर्टी, मतलब औरतों का क्या रोल था। अब है वर्ना। According to Brahmanical text, another criterion for regulating access to wealth was varna. As we saw earlier, the only occupation prescribed for Shudra was servitude. मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शूद्र क्या करेंगे, सिर्फ सर्विस करेंगे। While a variety of occupation were listed for men of first 3 varnas. अलग अलग बाकी 3 जो वर्ण थे उनके लिए अलग अलग ऑक्यूपेशन काम बताए गए थे। If these provisions were actually implemented, the wealthiest men could have been the Brahmanas and Kshatriyas. तो अगर उसके अकॉर्डिंग चले, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चले, तो सबसे अमीर लोग कौन होंगे, ब्राह्मण और क्षत्रियस। This corresponded to some extent social realities is evident from description of priests and kings in other textual tradition. Kings almost invariably depicted as wealthy. Priests are also generally shown to be rich, though there are occasional depiction of poor Brahman. तो आप कभी देखें, डिपिक्शन पढ़ें, किसी के बारे में लिखा हो, किसी राजा के बारे में लिखा हो पढ़ें, तो ज्यादातर राजा जो है वो अमीर बताए गए। राजा को ज्यादातर अमीर ही बताया, क्योंकि राजा जो है वो अमीर ही होता है मोस्टली। प्रीस्ट जो है वो भी, पुजारी जो है वो भी अमीर बताए जाएंगे।
और ओकेजनली कुछ पुअर ब्राह्मणों के बारे में कभी कभी बताया गया है, मतलब ज्यादा नहीं बताया गया। At another level, even as Brahmanical view of society was codified in Dharmasutra and Dharmashastra, other traditions developed critique of Varna order. और वर्ना ऑर्डर जो था काफी सख्त था, इसके क्रिटिक्स बहुत थे, आलोचक बहुत थे। Some of the best known of these were developed within the Buddhism. बुद्धिज्म ने इसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया कि ये 4 वर्ना सिस्टम जो है वो बहुत ही खतरनाक है सोसाइटी के लिए। बुद्धिस्ट ने कहा कि देयर वर डिफरेंस इन सोसाइटी, कहते हैं सोसाइटी में डिफरेंस तो हैं बट इतने शार्प नहीं हैं जितने कि यहाँ पर बनाए गए। दे आर रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मतलब पैदा होने के साथ ही किसी का स्टेटस कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, इसको क्वेश्चनिंग किया बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे। तो इस तरह से ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को चैलेंज करने लगे। अब उसके बारे में बताया गया कि जो राजा थे वही वेल्दी होते थे या कोई और भी होते, तो यहाँ पर बताया गया है अ वेल्दीएस्ट वेल्दी शूद्रा। तो आप इसके बारे में सोच से पढ़ लोगे। और नेक्स्ट जो है एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।